हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अवी जी। एक तो सब लोगों को जी ईद मुबारक। तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम इंडियंस, इंडिया में जो लोग हैं, तमाम पूरे मुल्क में जितने भी व्यूअर्स हैं, सबको ईद मुबारक। और ख़ास कर शुक्रिया उन तमाम लोगों का, इंडिया से, बांग्लादेश से, यूएई से, नेपाल से, पाकिस्तान से, जिन्होंने ईद की विशेस कहीं मुझे और पर्सनली मुझे मैसेज किए। बहुत शुक्रिया जी उनका। तो अब वीकली वीडियो नहीं बना सका, कल बिज़ी था। और जो है वो भी चल लेते हैं जी डेली की वीडियो के ऊपर। सबसे पहले तो जी मैं एक बात बताता चलूँ आपको कि बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं, देखिए ये एंटरटेनमेंट कंटेंट नहीं है, इस चीज़ को आप समझें। ये बेसिकली प्योरली एजुकेशनल कंटेंट है। तो और उसको एजुकेशनल कंटेंट ही रहना चाहिए। और सीरियस एक जो है वो चैनल है, तो ऑब्वियसली उसकी जो व्यूअरशिप है वो इस तरह की नहीं है। और आपको पता है कि जिस तरीके से मोस्टली हमारे हालात हैं, पर्टिकुलरली जो सब कंटेंट के लोग हैं नॉन सीरियस हैं, और नॉन सीरियस कंटेंट जो है उसके ऊपर व्यूज़, उसके ऊपर जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासकर बच्चों की। जो हमारी यूथ है उसका अलमी है कि हम लोग नॉन सीरियस कंटेंट्स, हमारे बच्चे, और नॉन एजुकेशनल कंटेंट्स उसको बहुत ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों का आईक्यू वगैरह सब चीज़ डाउन होती चली जा रही है। तो खैर बहरहाल बात कर लेते हैं डिटेल ज़रा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वीडियो बनाएं आपको कि बताऊं इसको, क्या सारे एनालिसिस बना के रख के रखे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। बीटीसी ने जो है वो थोड़ा सा ज़रा रीबाउंड दिखाने की कोशिश की है। और लेकिन यही चीज़ है कि 1,06,200 ये एक बहुत ही अल्टीमेट फिगर इस टाइम पे बीटीसी की बन चुकी है। तो अगर तो जो है वो, लेकिन उसमें हम दूसरी तरफ हम देख लेते हैं, शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी कर लेते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर वही है 1,06,200 के ऊपर जब तक H4 कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक आपको सेलिंग ही करनी है। नया ऑल टाइम हाई की तरफ हम लोग नहीं जा सकेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में आपका बिल्कुल 1,05,800 का एक एरिया बन रहा है, जिसके ऊपर H1 अगर कोई क्लोज नहीं होती है तो बीटीसी बड़े आराम से आपको 1,04,100 इधर तक और 1,02,000 यहाँ तक मिल जाएगा। रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि वही बात है कि हीट हुआ हुआ है इस टाइम पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग की तरफ लोगों का एक मेंटल बैरियर बना हुआ है। आप इस चीज़ को समझें कि गोल्ड हो गया, बीटीसी हो गया, इसके ऊपर ना लोगों का एक मेंटल बैरियर बना हुआ है कि यार इसमें हमने सेल नहीं करना है। और सही भी है, चार्ट्स भी यही बता रहे हैं कि यहाँ पर ना हो। लेकिन ये कि जो एरियाज़, एक जो बड़े ह्यूज डिस्टेंस एरियाज़ बन गए, जिनको ब्रेकआउट करने के लिए हैवी इंस्टीट्यूशनल जब तक बाइंग नहीं होगी तब तक पॉसिबल नहीं होगा। एक ही चीज़ को आप थोड़ा सा समझा करें कि जब रिटेल बाइंग इसके ज़रिए होता है ना, रिटेल में छोटी छोटी रेजिस्टेंसेस आ रही हैं, उसको कवर करता चला जा रहा है। तो वैसी सिचुएशन नहीं है, इस चीज़ को समझिए। वैसी सिचुएशन इस टाइम के ऊपर इसमें मौजूद नहीं है। तो आपको ये इन एरियाज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। H1 टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम है, उसके अंदर आप समझ लीजिए कि 1,05,800 के ऊपर का सेल है। अगर जब तक इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आती, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक आप इसको सेल कर सकते हैं। और बहुत छोटा सेल बन रहा है। अच्छा, आज अभी जो है वीडियो की तरफ बताता हूँ, रिटेलर के जो दो अलमी हैं ना, सबसे बड़े रिटेलर्स के दो अलमी है बहुत ज़्यादा, जो इश्यूज़ हैं वो दो ही तरह से मार खाते हैं। एक जो एसएल रखते हैं, बहुत छोटा एसएल रख लेते हैं, बगैर एरियाज़ का नहीं पता होता, रेजिस्टेंसेस का नहीं पता होता, फिर ये नहीं पता होता कि कौन से टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड लेना चाह रहे हैं, कौन से टाइम फ्रेम तक टीपी देखना चाह रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टाइम फ्रेम्स हैं ना ट्रेडिंग के अंदर, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये चीज़ें सारी मैं बताता रहता हूँ। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बताता चलो, फ्री व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑक्टाफेक्स और एक्सएक्स का आईबी लिंक और व्हाट्सअप नंबर है, आप उसके ज़रिए अकाउंट बनाइए। और ये बड़े ब्रोकर्स हैं, ये छोटे ब्रोकर्स नहीं हैं, ये बी बुक ब्रोकर्स नहीं हैं, ये ऐसे ब्रोकर्स नहीं है जहाँ पर आपकी जो है वो कोई विड्रॉल फंस जाएंगे या कोई ऐसे मसले मसाइल आ जाएंगे और ये भाग जाएंगे। ये चीज़ें नहीं है। ख़ासकर जो दुबई है, दुबई के अंदर ये मसला बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 2 नंबर बी बुक ब्रोकर से मार्केट भरी पड़ी है। और ख़ासकर जो नए लोग हैं
उनको ऐसे ऐसे सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं कि जिसकी बात नहीं। और सब्ज़ बाग खैर मार्केटिंग है ही सब्ज़ बाग का नाम। अगर ज़ाहिर बात है, अगर जैसे मैं अगर अक्सर कहता हूँ कि जी आप इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, आप ज़हन बना के रखिए कि 2 साल आपको लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। कौन आएगा? कौन आएगा? लोग तो, क्योंकि देखें लोग मोस्टली लोग ट्रेडिंग के अंदर आते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए, एक्स्ट्रा स्किल के लिए, एक्स्ट्रा एक जिसे कहते हैं ना कि एक साइड वेज, जो एक बैक चैनल फॉर द वॉट एवर दे आर डूइंग। देखिए एक आपका प्राइमरी काम होता है ना, तो एक सेकेंडरी जॉब के तौर पे, सेकेंडरी वर्क ऑप्शन के तौर पे ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर लोग नहीं आते। लोगों को बताया जाता है जी आप अपनी जो इन सेव मनी है उसको आप ऐसे डबल कर सकते हैं, आप आधा घंटा दिन में दें, आप 15 मिनट दिन में दें और आप इतने लाखों डॉलर कमा के ले जाएं, ये चीज़ बता के लाया जाता है। जबकि अगर आप किसी को कहेंगे यार हाँ एक ऐसा काम, एक प्रॉपर स्किल है, एक प्रॉपर काम है जिसको आपको 1.5 साल सीखना पड़ेगा, लेकिन आपका एक नया लाइन ऑफ वर्किंग आपकी तैयार हो जाएगी और एक ऐसा स्किल सेट तैयार हो जाएगा कि आप जिसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप जिससे बहुत ज़्यादा अर्न कर सकें, ROI बहुत ज़्यादा। तो फिर वो बंदा सोचेगा, बहुत मेंटली मैच्योर होगा, बहुत हाई लेवल एंडेड मैच्योरिटी होगी, तो उसको ये बातें समझ में आएंगी। जो एक आम बंदा है, जो एक बेवकूफ़ जिसे कहा जाए बंदा, क्योंकि हर बंदे को चाहिए प्रॉफिट, लालची आदमी है ना, हर बंदे को चाहिए मैं इधर पैसे डालूँ इधर पैसे निकाल लूँ, तो वो यही चीज़ प्रेजेंट की जाती है, तो ये गलत है। रिटेलर बेसिकली क्या करते हैं, रिटेलर के दो मसले हैं, या तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगाते हैं या फिर लगाते ही नहीं है, उनका दरमियान का रास्ता नहीं है। जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप दरमियान का रास्ता अडॉप्ट करें कि जिसमें एक स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर हो भी, जैसे अगर मैं आपसे टाइम फ्रेम की बात क्यों करता हूँ कि इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर मार्केट चलती है तो फिर इस टाइम फ्रेम की सपोर्ट यहाँ पर है, इस टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस यहाँ पर है। अगर ये रेजिस्टेंस इस टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेक होती है तो फिर हायर टाइम की जो रेजिस्टेंस है हम उसकी तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। और फिर या फिर ये कि अगर आपने इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद अगर आपने बाय में बैठना है तो फिर जो अगला जो टाइम फ्रेम है हायर टाइम फ्रेम में उसकी रेजिस्टेंस आ गई है तो वो आपका TP हो जाएगा। तो ये चीज़ें टाइम फ्रेम्स के साथ समझना, स्ट्रक्चर वाइज समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये बहुत सारे लोग समझने को विलिंग नहीं है, समझना चाहते नहीं है, इसके ऊपर टाइम नहीं देना चाहते, इसके ऊपर वर्क नहीं करना चाहते। बहरहाल खैर हर इंसान की अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी। बहरहाल हमारी तो कोशिश होती है कि चीज़ें सिखाई जाए। अच्छा 17th को कोर्स भी होने जा रहा है, तो जो रजिस्टर हैं लोग उनको जो है वो जो होना चाहते हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी अपना अच्छा जो है वो इसमें काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि वो सारी एक होता है ना वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स है और एक 1 डायमेंशनल कोर्स है, वो चीज़ नहीं होती। एक प्रॉपर कोर्स है कि जिसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर हर चीज़ इंटरेक्टर होने का मौका दिया जाता है। अच्छा जी, बाकी बात कर लेते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड जो है वो बेरिश टेरिटरी में है, लेकिन ये कि मतलब कुछ टाइम फ्रेम के अंदर बेरिश है, शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, और जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसके अंदर बुलिश ही चल रहा है। तो अब मार्केट जो है वो पहले हो सकता है कि जो है वो 3303 3302 पे आके 3300 के ऊपर आप समझ लीजिए सपोर्ट है। ये 3305 से लेके 3300 तक का एक एरिया सपोर्ट का एरिया है। और ऊपर जो रेजिस्टेंस आएगी ना, मतलब ये कि आपको जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस जिसको कवर रखना है वो रखना है 3335 के ही ऊपर का एसएल लगा के अगर आपको सेलिंग का मौका मिलेगा आप सेल करेंगे, यू आर गोइंग टू सेल द मार्केट। दूसरा आगे हम चलते हैं तो हम बात कर लेते हैं जी ऑयल की। ऑयल ने बुलिश रिकवरी मारी है, जिस तरह से एक्सपेक्टेड था कि मैं कहता था कि जी हाँ जी ऑयल 61.5 को नहीं तोड़ रहा है तो बुलिश होगा। अब ये बुलिश कहाँ तक हो सकता है, जो इसकी जो प्राइम एक तगड़ी और मेन रेजिस्टेंस है ना वो है 65.5। ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ना वो है 65.5, जो एक एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया। और इस एरिया के मुताबिक जो है वो आपको इस एरिया के ऊपर का आपको एसएल रख के अगर आपको सेलिंग करनी है तो करें। और वही चीज़ है कि दोबारा मार्केट 61.7 62 इधर आएगी तो फिर आप जो है ना बाइंग की तरफ देखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत जिसे कहा जाए कि ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ऑयल इज़ स्टिल बेरिश, लेकिन जो छोटे टाइम फ्रेम्स हैं वो बुलिश प्रेशर दिखा रहे हैं और वो बुलिश प्रेशर ले भी रहे हैं, अच्छा खासा बुलिश प्रेशर ले रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो वो यही है कि अगर आपको 62 पे मिल जाता है
या 63 पे मिल जाता तो तब भी आप जो है वो फिर इसमें मेनली आप ये कर सकते हैं कि आप 62 का एस्टेल डाल के बाय कर लें। आइडियली ये होता है अगर रिट्रेस करता है तो, वरना अदरवाइज 65.5 पे जाके थोड़ा बहुत रिट्रेस कर सकता है। ये मामलात हो रहे हैं। फिर आ जाते हैं जी सिल्वर की तरफ। सिल्वर ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ज़बरदस्त किस्म की मूव दे दी है, बहुत ज़बरदस्त मूव दे दी है। अब सिल्वर जो है वो 35 लेकिन अब वो ये चीज़ है कि चीखो पुकार बड़ी मच रही है हर चीज़ इसकी। सिल्वर की ना रिट्रेसमेंट एक ड्यू हो रही है, सिल्वर की एक रिट्रेसमेंट जो है वो अच्छी खासी एक समझ लें कि ड्यू है। और वो जो रिट्रेसमेंट है वो आप समझ लीजिए कि 35 तक का जो एरिया है वहाँ तक इसकी रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। हो सकता है ना भी आए क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है। मैंने जिस तरह से आपको कहा था कि जो सिल्वर है इसका इंडस्ट्रियल यूज़ के सिनेरियो गोल्ड से ज़्यादा है। गोल्ड का भी हो सकता है लेकिन गोल्ड को किया नहीं जा रहा, गोल्ड इज़ ऑब्वियसली बेटर है। लेकिन ये कि ये जो होता है ना अल्टरनेट एनर्जी और ये सारा कुछ है, इसके अंदर सिल्वर की जो कमर्शलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो जो चीज़ है वो उसकी वजह से सिल्वर के ऊपर बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, बाइंग ज़्यादा की तरफ रह रहे हैं। लेकिन यही चीज़ है कि अब अगर हम इसको देखते हैं तो आप सिंपल सी बात ये है कि 32.23 कैसल से आप इसको सेल करें मार्केट ओपन होने के साथ। और मंडे को हमेशा मैं बात करता हूँ कि जल्दी उठना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी उठेंगे तो आपका जो है ना वो मामला चलेगा। और वहाँ से अगर आप सेलिंग करते हैं तो आपका जो पहला टीपी होना चाहिए वो तकरीबन आप समझ लीजिए कि 34.24 होना चाहिए, 35.25, 34 कह रहा हूँ, 35.25 होना चाहिए। और सिल्वर के ऊपर ज़्यादा पिप्स आपको मिल सकते हैं। अच्छा, फंडामेंटली जो ब्रिक्स के ऊपर कुछ सवालात, इंडिया की शमूलियत, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, फाइनेंशियली भी एक उसके पास काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन है, पावर है। अब फाइनेंशियल रिकग्निशन पावर से मुराद क्या है, क्योंकि जहाँ पर आबादी है ना वहाँ पर पावर है। क्योंकि आबादी की एक नीड है। मैं आपको एक सिर्फ इतनी सी बात बता दूँ, थोड़ा सा ज़रा मैल न्यूट्रिशन वहाँ पर भी है। गवर्नमेंट देखें 5-5 किलो आटा दे रही है, जो रियलिटी होती है ना। देखें अगर आप ड्रीम्स के अंदर रहना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ब्रिक्स के हवाले से फाइनेंशियली बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं करने जा रहा हूँ और इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको कुछ चीज़ें होती हैं ना, आप अपने मुल्क के उसमें हर चीज़ में अपने रिलीजन के उसमें जोश में आके होना चाहिए। लेकिन ये कि जब एक ऑनेस्टी लेवल एक होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में मैल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है और अवाम बहुत ज़्यादा है, अवाम बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन ये होता था कि 10 साल 20 साल पहले ज़्यादा आबादी को एक इशू समझा जाता था, लेकिन अब ज़्यादा आबादी होना एक पावर है। इस चीज़ को समझें। दुनिया जो है ना वो चेंज होती जा रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स और बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। जो कॉन्सेप्ट थे बड़े वेल स्टेब्लिश कॉन्सेप्ट से वो चेंज हो गए, वो फ्लॉप हो गए। तो जो जो हिसाब है और मैल न्यूट्रिशन है, अगर वहीं पर जितनी इतनी आबादी है, अगर आप उनको प्रॉपर 3 टाइम भर पेट के खाना देना शुरू कर देना इंडियंस को, तो जीडीपी जो है ना वो उनका जो जीडीपी है सिर्फ खाने खाने के ऊपर ही प्रॉपर एक आवाम को रोटी प्रॉपर मिलना शुरू हो जाए तो फिर जीडीपी उनका ऑटोमेटिकली 6-7 के हिसाब से बढ़ सकता है एनुअली। अब ब्रिक्स के अंदर खबरें ये आ रही हैं कि जी इंडिया को निकाला जा रहा है, रूमर्स हैं, कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन दैट विल बी अ वेरी वेरी बिग सेटबैक, दैट विल बी अ वेरी वेरी बिग सेटबैक टू इंडिया एक्चुअली। और अगर ऐसा हो गया तो काम काफ़ी, ब्रिक्स का काम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ऑब्वियसली ब्रिक्स की जो पोजीशन है वो स्लो हो जाएगी, ऑल्दो कि जो, क्योंकि असल चीज़ देखें अगर हम इस चीज़ को देखते हैं ना तो पूरी दुनिया जो है ना अल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ बढ़ रही है। जो मैं बात करता हूँ पॉइंट क्या है, यूएस ने कहा है कि जी हम अपना बिटकॉइन का रिज़र्व जो है जनरेट करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि जो जिस तरीके से जो है वो आ रहा है दुनिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी आ रही है, तो हर हर जो आपके जितने रिज़र्व कॉइन्स हैं, जो स्टेबल कॉइन्स जिनको कहा जाता है, अब स्टेबल कॉइन्स का रूल ये निकाला जा रहा है कि जी जो है वो आप इसके पीछे $1 रखेंगे तो आप $1 रिलीज़ कर सकते हैं। यूएसडीटी को यूरोप से क्यों हटाया गया, वो इस तरह से हटाया गया कि जी उन्होंने कहा जी अगर इन्होंने बिलफर्ज $1 बिलियन जो है वो रिलीज़ किए हैं
तो इनके पास $1 बिलियन जो था ना वो बैकएंड पे नहीं था और ऑडिट करवाना नहीं चाह रहे थे बार बार। तो ये चीज़ जो है वो, तो अब अमेरिका ने कहा क्योंकि हमें फाइनेंशियल सुपर पावर बनना है, अब डॉलर तो क्योंकि देखिए पता अंडर बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है, क्योंकि एक सिस्टम है ना वो फेल हो रहा है, और सिस्टम में फेलियर का शिकार जो होता है ना, हमेशा से एक बात याद रखिएगा, सबसे पहला जो शिकार होता है ना वो वही होता है जो उस सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है। अब ये जो पेपर करेंसी था US डॉलर था, 1.36 ट्रिलियन डॉलर का जो लोन पड़ा हुआ है गले, वो अमेरिका की पड़ा हुआ है ना, क्योंकि सबसे बड़े डॉलर के बेनिफिशियरी अमेरिकन थे। अब अगर अमेरिका, अगर डॉलर फेल होगा तो सबसे बड़े पहले वो फेल होंगे। तो अब क्या हुआ है कि जी उसका अल्टरनेट आ गया जी क्रिप्टो करेंसी। अब लोग कहें जी, और उन्होंने बड़े चालाकी के साथ ये जो सारा सिस्टम अपलोड किया है वो नाम रख दिया जी सतोशी नाकामोटो वॉज द फाउंडर। अब क्योंकि अगर अमेरिकन इसके पीछे फाउंडर होते ना तो वो दुनिया ने ज़रा थोड़ा बहुत एक और चीज़ से देखना था। बहरहाल इट इज़ टोटली हिडन, लेकिन यही बात है कि इसकी आइडेंटिटी को अभी भी पोशीदा रखा गया। तो अब सारी बात यह है कि अब क्रिप्टो का जी हम रिज़र्व तैयार करेंगे अमेरिका, और हमारे ही, और उस रिज़र्व को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाएगा कि वही दुनिया अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करना चाहता है। अब देखें, हम जैसे डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सारे अपना अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करते हैं, तो उसके पीछे जो US का ही जो है ना मॉनेटरी सिस्टम रहे, दे आर ट्राइंग टू इंश्योर दैट। और अल्टरनेटली जो ब्रिक्स है वो उसके अल्टरनेट सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। अब जब अल्टरनेट सिस्टम है लेकिन उसके अंदर अगर इंडिया को थ्रू निकाल दिया जाता है तो दैट कुड बी अ वेरी वेरी बिग साइड, क्योंकि देखें आबादी की नीड्स है ना, इंडिया मार्केट बहुत बड़ी है। अच्छा, इसमें इंडिया का कोई कमाल नहीं है, मार्केट इसलिए बड़ी है कि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, आबादी की कंजम्पशन है। अब हम जो जीडीपी का एक तमगा सजाते हैं, आप इस चीज़ को समझे, देखिए जीडीपी इज़ नथिंग, जीडीपी कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है। अब जीडीपी को अगर आप ये देखें, जीडीपी बेसिकली इट इज़ समथिंग द पीपल कंज्यूमिंग, ये यही कुछ ही है ना, व्हाट द पीपल आर कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली जेब में पैसा होगा तो कंज्यूम ज़्यादा होगा, जो आपके लग्जरी चीज़ें हैं उनकी तरफ पैसा खर्च होगा। आप बाइक ख़रीदते हैं, हर बंदा गाड़ी खरीद लेगा तो जीडीपी बढ़ जाएगा, एक ये नेचुरल सी चीज़ है। तो लेकिन वही बात है कि एक आबादी वाली जो एक गेम है, आबादी तो खैर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल चीज़ वही हो जाती है। हमारे मसला क्या है कि हम अगर ऊपर के, इंडिया का सबसे बड़ा मसला बहुत ज़्यादा है, ऊपर के अगर 5% जो लोग हैं उनको हटा दें तो जो 95% जो आबादी है ना, तो इंडिया का जीडीपी आधा रह जाता है। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम क्या है, इसकी वजह से इसका मेन रीज़न, इसका इम्पैक्ट क्या आता है, इसका इम्पैक्ट क्या आता है कि आपका मिडिल क्लास श्रिंक कर रहा है, या बहुत अपर क्लास रह गया, या लोअर क्लास में हम लोग रह गए। अच्छा, ये वाला ही फिनोमिना कुछ 10 साल पहले तक जो है ना वो पाकिस्तान के साथ भी डेवलप हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको बड़ी ज़्यादा स्पीड पहुँचा के तो ये वाला फिनोमिना जो है ना वो ख़त्म कर दिया। अब बहरहाल जो है ना कुछ चीज़ें जो बेहतरी की तरफ आ रही हैं, तो उसमें ये हो गया कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हर बंदे को मिल रही हैं, हर बंदे को मिल रही हैं। चाहे वो, हाँ, थोड़ा सा फार्मर को इस दफ़ा ज़रूर पाकिस्तान के अंदर रगड़ा लगा, लेकिन वही बात है, पिछले साल आपने बहुत कमाया था। जिस तरीके से आज कुर्बानी वालों की बात हो रही है, तो कुर्बानी वाले इस दफ़ा जो जितने भी व्यापारी थे वो ज़रा रोते हुए गए हैं, पर्टिकुलरली कराची के अंदर। लेकिन यही बात है कि पिछले साल उन्होंने बहुत रगड़ा लगाया था। अब जो रगड़े जब आप लगाते हैं, हमेशा एक बात याद रखिएगा, मार्केट है ना, मार्केट हमेशा अपने आप को बैलेंस करती है पूरी दुनिया के अंदर। जब एक साल किसी चीज़ की सप्लाई शॉर्ट होती है, उसकी डिमांड बढ़ती है, उसकी प्राइसेस ऊपर जाती हैं, और अगले साल ऑटोमेटिकली बंदा कहता है यार मैंने बहुत कमाया, वो माल डालता है 2 का 10, ठीक हो गया, फिर सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड उल्टा अगले साल जब डिमांड होती है ना, वो जो डिमांड पूरी पिछले साल जब की जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि फाइनेंशियली सेटबैक आया होता है, तो अगले साल उल्टा डिमांड कम हो जाती है, तो जब वो, तो मार्केट जो है ना जो अपने आप को डबल बैलेंस कर जाती है। तो यही पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे जो आपकी फील्ड्स थी उनके साथ हुआ है। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप आया था आपकी जो है वो प्राइसेस के अंदर सब चीज़ की, और 40% जो है वो इन्फ्लेशन था, उसने अब ऑटोमेटिकली सेटल होना ही होना था। अगर कोई ये बात कह रहा था ना कि दिस इज सरप्राइजिंग या कोई ये पॉलिसीज़ की वजह से हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये होना ही होना था।
जिसका एक इम्पैक्ट इस टाइम पर पाकिस्तान की मार्केट ऑब्जर्व कर रही है। चीखों पुकार मचाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चीखों पुकार के अंदर ज़ाहिर बात है, जब आपका जो है ना बाजा बजता है तो फिर आप चीखते हैं, लेकिन ये होता है कि ये इकोनॉमिक्स का रूल यही है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर दुनिया चलती है। दुनिया डिमांड एंड सप्लाई के रूल के मुताबिक जो है ना फैसले करती है। तो आपको भी जो है वो उसी के मुताबिक होना चाहिए। जो समझदार लोग हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं, इकोनॉमिक्स को समझते हैं, उनको पता लग जाता है कि जी अगले साल क्या होता है, क्योंकि मोस्टली हम लोग अनपढ़ हैं। मैं वो बात कर रहा हूँ, हमें एंटरटेनमेंट कंटेंट देखना है, हमने एंटरटेनमेंट कंटेंट के ऊपर टाइम ज़ाया करना है, फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को रिजेक्ट हो जाते हैं। अब मैंने अगर कोई बात किसी के मिजाज के ख़िलाफ़ कर दी है ना, तो बंदा रिजेक्ट हो जाएगा कि नहीं यार ये इसने कैसे कह दिया। हालांकि उस बात की रैशनलाइजेशन को नहीं देखा जाएगा, उस बात के बैकएंड के ऊपर नहीं देखा जाएगा, बल्कि क्या होता है कि एक तौजीहात निकाल ली जाती हैं। मैं इस तरह ट्रेडिंग के हवाले से बात करता हूँ कि बिल्कुल इस तरीके से कि हम लोग अगर कोई ट्रेड ना बगैर स्टॉप लॉस के हम किसी सेलिंग में बैठे हुए हैं, तो फिर सेल होने की तौजीहात ढूंढी जाती हैं, रीजंस ढूंढे जाते हैं कि नहीं यार ये भी फलानी वजह है, फलाना भी वजह है, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, वैसे भी हो रहा है। द मोमेंट आप अपन को रीज़न तलाश करने पड़ें अपने आप को, अपने ट्रेडिंग के डिसीजन को सही साबित करने के लिए, आप समझ लें कि काम गड़बड़ है, काम आपका गड़बड़ है, देन यू रियलाइज दैट। तो यही चीज़ें आप अपनी लाइफ के अंदर लगाएंगे, आप बेहतर होते चले जाएंगे। बेहतरी होनी बड़ी ज़रूरी है एज अ पर्सन, मैं आपको बात बता दूँ। लेकिन बेहतरी कैसे होगी, जब आप बहुत रैशनल अप्रोच के साथ बैठेंगे। एक चीज़ है ना, नहीं 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 नहीं, ये कीप ऑन डूइंग दैट, नहीं 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 नहीं, कोई हल नहीं है। वाई, जो वाई है ना, क्यों, ये हल है। जब आप किसी चीज़ की तरफ वाई के साथ देखेंगे ना कि ये हुआ है तो ये क्यों हुआ, जब आप कहते रहेंगे ना नहीं ये हुआ ही नहीं, तो फिर वाई नहीं आएगा। तो ट्रेडिंग का भी रूल यही है कि मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है या मेरा अकाउंट वॉश हुआ है, क्यों हुआ है। अच्छा, वो फलाने ने गलत बता दिया जी, मैंने फलाने को फॉलो कर लिया था, फलाने ने बता दिया था। अच्छा, आपने आपका अपना इनपुट क्या था, आपकी अपनी लर्निंग कितनी थी, आपका अपना फोकस क्या था, आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट आपकी क्या थी। वाई उस वक्त आएगा जब ये जो चीज़ है ना कि जी नहीं वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हटेगा, तब वाई आएगा। हमेशा एक बात आप याद रखिएगा, फेज ऑफ डिनाइल जो है ना वो बहुत गलत है, वो सिर्फ टाइम वेस्टिंग है, वो सिर्फ टाइम वेस्टिंग है। आपने किसी की बात मान के आंखें बंद करके चीज़ों के ऊपर तबाही लगा दी और बातें करते चले गए करते चले गए करते चले गए, उससे कोई हल नहीं होगा, उससे कोई रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे, उससे कुछ भी नहीं होगा। अब आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। देखें, जो कॉलोनियल एरा है ना, वो 1945 जो वॉर थी ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद ख़त्म हो चुका। कॉलोनियल एरा कायम रह सकता ना, तो जो गोरे थे ना वो दुनिया के हर जगह से चले जाते, हर जगह से चले जाते। एक इजिप्ट से कभी ना जाते और एक इंडिया से, जो सब कॉन्टिनेंट था यहाँ से कभी ना जाते, अगर कॉलोनियल एरा का कोई सर्वाइवल होता। अब कॉलोनियल एरा नहीं है, अब इकोनॉमिकल सुप्रीमेसी का दौर है। उस दौर में हम लोग नहीं रह रहे हैं। अब आप ये देख लें कि जनाब जो है ना कि वो कि जी हम वहाँ उधर आके बैठ जाएं, किसी भी एरिया को कब्ज़ा कर लें और वहाँ पर जनाब हम आगे काबू कर लेंगे, ये वाला दौर ख़त्म हो चुका है। इस दौर की ख्वाहिश करना, इस दौर के लिए रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करना, इस दौर के लिए एफर्ट करना, इस दौर के लिए आवाम का माइंड प्रिपेयर करना, समझ लें कि आप 70 साल पिछली दुनिया में रह रहे हैं, पिछली दुनिया में रह रहे हैं। अफ़गानिस्तान ने आपको बारहा ये चीज़ें करके बताई हैं अफ़गानिस्तान के अंदर कि कॉलोनियल ईरा का कोई भी जो है ना वो रिज़ल्ट नहीं है, कोई भी जो है वो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम के अंदर। मैं बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, देखिए इस टाइम के ऊपर जो भी है, थोड़ा सा मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का होता है कि आई एम ओनली कंसर्न विद द पीपल। मैं आपको सीधी बता दूँ बात, क्योंकि गवर्नमेंट्स है ना, गवर्नमेंट के अंदर तो उन्होंने अपने जो वो जिसे कहते हैं किरदार को तूल देनी है, उस चीज़ को करने के लिए जितना मर्जी जो कुछ झूठ सच बोला जाता है। लेकिन असल चीज़ ये है कि हम लोगों को समझना चाहिए कि हाँ यार, क्या चीज़ इस वक्त दुनिया के अंदर पॉसिबल है, क्या नहीं है।
मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि एक दौर था कि जनाब जिसमें कहा जाता था कि जी आबादी जो है बहुत बड़ा जो है वो नुकसान है, जिन जिन मुल्कों की आबादी ज़्यादा है देखें वहाँ गुर्बत है, जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं हमारे मतलब जो है ना वो बच्चे कम करें, ये करें वो करें, ये चीज़ की प्रोपोगेशन थी। लेकिन बाद में ईरा आ गया कि जनाब नहीं, आबादी इज़ अ रिसोर्स, स्किल्ड लेबर इज़ अ रिसोर्स, आबादी की डिमांड एक रिसोर्स है, आपका मुल्क चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर लेबर को आप स्किल्ड करें तो आपके पास बहुत ज़बरदस्त है। क्यों क्यों क्योंकि यूरोप के अंदर जो है वो लोग लैक ऑफ स्किल्ड लेबर का शिकार हो गया मुल्क ममालिक। वही ममालिक जो कहते थे जी इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है, बांग्लादेश की आबादी बहुत ज़्यादा है, उनको आइडिया हो कि नहीं भाई हमारे तो आबादी नहीं है, मुसीबत बनी हुई है। मॉस्को के अंदर क्या हो रहा है कि जनाब आज बच्चे पैदा करें, पूरी कंपेन ड्राइव की जा रही है, जापान के अंदर एक्स्ट्रा छुट्टियां दी जा रही हैं, सब कुछ दिया जा रहा है। तो द थिंग इज इसके ईरा हैज़ चेंज। अच्छा, अब कुछ अरसे बाद 10-20 साल के बाद जब एआई रोबोटिक्स आ जाएगा तो तब दोबारा से आबादी एक बोझ बन जाएगी वर्क फोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यकीन करें कि मुल्क ख़त्म हो जाएंगे, मुल्क के मुल्क ख़त्म हो जाएंगे। सबसे कम देखें अब जैसे जापान है, वहाँ पर जनरेशनल ग्रोथ की वजह से आबादी का बड़ा मसला है। तो ये मसले हैं, ये चैलेंजेस हैं, ये नई तरह के चैलेंजेस हैं कि जनाब आज ही मुल्क में नए बच्चे पैदा नहीं हो रहे होंगे। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो आने वाले दिनों के अंदर हो रहे हैं। अपने आप को स्ट्रीमलाइन करें, अपना विजन ब्रॉड रखें, अपने दिमाग पे ना जोर डालें, अपने आप को बेहतर करें। ट्रेडिंग भी यही चीज़ मांगती है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के अंदर। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको, ये आपकी मार्केट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करने वाली चीज़ें। अगर आप ये कहना कि जी इन चीज़ों का, इन बातों का मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा और ये वेस्टेड चीज़ें हैं, आप यकीन करें कि जो आपके फंडामेंटल्स हैं इन्हीं चीज़ों को बेस करके बन रहे होते हैं, इन्हीं चीज़ों को बेस करके पॉलिसीज़ बन रही हैं, इन्हीं चीज़ों को बेस करके इंटरनेशनल पॉलिसीज़ बन रही हैं, इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं चैलेंजेस को फ्रंट लाइन रख के आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ बन रही हैं और इन्हीं मॉनेटरी पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट आपकी मार्केट के ऊपर आ रहा है। ख्याल रखें अपना। काफ़ी वीडियो हमने बना दी, दाएँ बाएँ भी काफ़ी बातें की, लेकिन घूम के आप ये बात याद रखिएगा, दी ये जितनी बातें ना ये फंडामेंटली जो है, ये सारी कहानी जो है ना ये मार्केट के ऊपर चलती है। थैंक यू वेरी मच।